आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 का इतिहास भौगोलिक खोजें। क्या पढ़ने वाले हैं? तो ध्यान दीजिए आप कि भौगोलिक खोजें क्यों महत्वपूर्ण हैं। विश्व इतिहास की युगांतकारी घटनाओं में समुद्री यात्राओं एवं भौगोलिक खोजों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आधुनिक युग के आरंभ होने में जिन घटनाओं का निर्णायक योगदान रहा है उसमें यह खोजें भी शामिल है। इनकी पृष्ठभूमि उस वैज्ञानिक प्रगति और आर्थिक विकास विशेषकर व्यापारिक परिवर्तन के द्वारा रची गई जो मध्यम युग के अंतिम चरण से ही आरंभ हो गई थी। इस कार्य में यूरोप के देशों ने अग्रणी भूमिका निभाई और यही कारण था कि आधुनिक युग में यूरोप का सर्वस्व समस्त विश्व में स्थापित हो गया। यह बात और है कि भौगोलिक खोजों का प्रारंभ करने वाले देश स्पेन एवं पुर्तगाल इस प्रतिस्पर्धा में धीरे धीरे पिछड़ते गए और नए देशों जैसे इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस तत्पश्चात जर्मनी को इस दिशा में अनेक और अधिक सफलता मिली। यहाँ बात समझने वाली ये है कि शुरुआत तो यूरोप से हुई जिसमें ख़ास तौर से स्पेन और पुर्तगाल किए, लेकिन ये सब धीरे धीरे अपना नीति में पिछड़ते चले गए और इसकी जगह जो है इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस और जर्मनी जो है ये सब ले लिया। ठीक है। और ये भौगोलिक खोजों से इसको बहुत ही महत्वपूर्ण फ़ायदा भी हुआ जो आगे हम जानेंगे। हम जानते हैं कि विश्व की प्रारंभिक सभ्यताओं के काल से ही व्यापार एवं वाणिज्य परस्पर संपर्क के कारण रहा। यह व्यापार मुख्यतः एक निश्चित मार्ग के माध्यम से होता था। प्राचीन एवं मध्यकाल में भी यूरोप एवं एशिया के मध्य प्रायः इन्हीं मार्गों का प्रयोग किया जाता था, परंतु विश्व के कई क्षेत्र ऐसे क्षेत्र थे जिनमें जनजीवन तो विद्यमान था लेकिन शेष विश्व से उनका जुड़ाव नहीं था, जैसे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा एशिया के अन्य हिस्से आदि। यद्यपि 13वीं शताब्दी में भारत होकर चीन तक की यात्रा विवरणों ने यूरोपियों को दक्षिण पूर्वी एशियाई समृद्धि का एहसास तो कराया था, परंतु इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। कालांतर में व्यापक स्तर पर हुए भौगोलिक खोजों तथा उससे प्राप्त उपलब्धियों ने यूरोप में आधुनिक युग का मार्ग प्रशस्त किया। इसमें यह कहना चाह रहा है कि एक दूसरे संपर्क में आने के बाद लोग आपस में लेन देन बहुत कर लिए थे और अपनी माल को या अपने सामान को कहाँ बेचे, है ना, उसके क्षेत्र ज़्यादा नहीं था उसके पास कोई भी था। तो ये सब के अंदर जिज्ञासा आया और जिज्ञासा आने के बाद जो है अपने आप को कदम बढ़ाए। ऐसा नहीं था कि एशिया से मार्ग नहीं था, एशिया से कम बेस था लेकिन उसको पता नहीं था। सबसे पहली बार जो है पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में जो आए थे, है ना, जो भारतीय उपमहाद्वीप की खोज किए थे। एशिया से तो लगाव होगा लेकिन भारत से लगाव नहीं था, खास तौर से दक्षिण पूर्व एशिया का। ठीक है। मध्यकालीन यूरोपीय इतिहास का हम यदि अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि यह काल सामंती प्रवृत्तियों का काल था। इस काल में न तो व्यापार वाणिज्य गतिशील था और न ही धर्म का स्वरूप उदार एवं मानवीय था। पृथ्वी के बारे में ज्ञान अत्यल्प एवं अविश्वसनीय था, विश्वसनीय से मुक्त युक्त था। सीमित भौगोलिक ज्ञान के कारण सामुद्रिक व्यापार भी सीमित था। मध्ययुगीन लोगों को विश्वास था कि पृथ्वी चपटी है। पृथ्वी कैसी है? चपटी है। एवं समुद्र में अधिकतम दूरी पर जाने पर पृथ्वी के किनारे से गिरकर अनंत में विलीन हो जाने का भय बना रहता था। लोग ये सोचते थे कि अगर जमीन है चपटा और लास्ट में समुद्र के ऊपर जाएंगे तो जहाँ पे गिरेगा तो वहाँ सब ढप से गिर कर मर जाएंगे। समझे? ये डर से कोई नहीं जाता था, आगे नहीं बढ़ता था। नहीं भाई, जले जाएंगे कहीं, अगर कहीं खत्म हो गया दुनिया वहीं पर तो वहीं पर खत्म। बात है समझ में? तो इधर से कोई नहीं जाता था। तुम्हें कह दे तुम्हें छत पे फलाना आदमी भूत है
तो वहाँ जाएगा अपना मन से, डर जाएगा ना। आज जब 2-4 बार कोई भूले भंगटे चला गया, बैठ गया, आज जब देखा कि अरे तो कुछ नहीं होता है, तब डर खत्म नहीं। वही यहाँ पे सब डर रहा था दुनिया से। समुद्र यात्रा अत्यधिक कष्टपूर्ण एवं असाध्य थी, मतलब ऐसा था कि उसके साथ कोई साधन नहीं था। जहाज छोटे और असुरक्षित थे तथा गति और सुरक्षा के लिए हवा पर निर्भरता थी। कंपास या कुतुबनुमा जैसे दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान अभी नहीं हुआ था, अतः दिग्भ्रमित होकर समुद्र में भटक जाने का भय भी बना रहता था। समुद्र में जो है तुम अगर उतरोगे कभी और जब गहराई तक बीच तक चले जाओगे ना, तो ये पता ही नहीं चलेगा कि पश्चिम है कि पूरब है और उत्तर है कि दक्षिण। वो तुम्हें पता चलेगा कब, जब सूरज क्लियर रहेगा तब पता चलेगा, ताकि तुम अनुमान लगा सकते हो कि पश्चिम तरफ सूरज उगता है कि डूबता है, समझे। तो ऐसे तुम्हें पता नहीं चल पाएगा हाली। इसलिए और तुम किस दिशा में जा रहे हो वो धारा तय कर देता है कि धारा और दिशा सूचक उस टाइम में था नहीं, तो लोग मुश्किल होता था। और सबसे चीज़ है कि जो जहाज़ पे या जो नाव पे हम बैठेंगे वो नाव ऐसा मजबूत था नहीं। इसलिए बहुत सा कुछ डर था कि भाई समुद्र में फिर कहीं कोई बात हो गया फिर क्या करें, किया जाएगा। समुद्री यात्राओं के लिए राज्य की ओर से किसी प्रकार की सहायता नहीं दी जाती थी। इस विषम परिस्थिति में नाविकों एवं व्यापारियों द्वारा अटलांटिक महासागर जैसे महासागर की यात्रा करना अत्यंत दुष्कर था। अब हम यहाँ ध्यान देते हैं भौगोलिक खोजों की पृष्ठभूमि, मतलब पृष्ठभूमि भौगोलिक खोजें किस तरह जो है ये अपना पैर पसारे और किस तरह ये आगे बढ़े, इसके बारे में हम जानेंगे। इस बीच यूरोप में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही थी जिनके फलस्वरूप यूरोप मध्ययुगीन मानसिकता से निकलने को उद्यत हुआ। 11वीं-12वीं शताब्दी में जेरूसलम, आधुनिक इजराइल जो अभी इजराइल कहलाता है, जेरूसलम पर अधिकार के मुद्दे को लेकर हुए धर्म युद्ध में जब यूरोपीय सामंत मध्य एशिया की नवीन शक्ति अरबों से पराजित हुए, अरब से हार गया, तो सामंती गौरव को मिथ्याभिमान से ग्रसित यूरोपीय दंभ टूटने लगा। परंतु इसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी सामने आए। धर्म युद्ध के दौरान ही यूरोपियों को यह महसूस होने लगा कि दुनिया के हर पहलू को समझा जाए। इस घटना ने यूरोप में पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि तैयार कर ली। देखा जाए तो अभी भी जेरूसलम के लिए लड़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है? अभी भी हो रही है, फिलिस्तीन और इजराइल में वही जेरूसलम के लिए ही लड़ाई हो रही है, और ख़ासतौर से मस्जिद अक्सा के लिए। अब पहले भी हुआ करता था, ऐसा नहीं कि आज से है, ये लड़ाई बहुत जमाने से है, ठीक है। मध्ययुगीन में अरबों और तत्पश्चात तुर्कों ने विशाल अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य का निर्माण किया। इधर 15वीं शताब्दी के 5 दशक पूर्व तक यूरोप एवं एशिया के मध्य व्यापार कुस्तुनतुनिया के मार्ग से होता था। कहाँ से होता था? कुस्तुनतुनिया के मार्ग से होता था। कब तक? 15वीं शताब्दी के 5 दशक पूर्व पहले तक यूरोप और मध्य एशिया के, उससे पहले। परंतु 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्की आधिपत्य ने यूरोपीय व्यापार के लिए इस रास्ते को व्यापार करना निरापद नहीं रहा, क्योंकि तुर्कों ने इस मार्ग से व्यापार के बदले भारी कर वसूलना शुरू कर दिया था, जिसका हल ढूंढना यूरोपियों के लिए आवश्यक था। मध्य युग में अरबों और तत्पश्चात तुर्कों ने विशाल अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य का निर्माण किया। इधर 15वीं शताब्दी के 5 दशक पूर्व तक यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार कुस्तुनतुनिया के मार्ग से होता था। कहाँ से होता था जी। और परंतु 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्की अधिकार होने के कारण ये काम हो गया। चलिए अब यहाँ आइए। इस काल में हुए नए नए आविष्कारों ने समुद्री यात्रा एवं नौसेना के विकास को आसान कर दिया। यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा। किससे सीखा? अरबों से। इटली, स्पेन एवं पुर्तगाल के समुद्री तटीय इलाकों में नाव निर्माण कला में परंपरागत पद्धति की जगह खांचा पद्धति विकसित हुई। मतलब इटली में, स्पेन में, अब पुर्तगाल में, इस सब इलाका में, यूरोप महाद्वीप में, बाबा ध्यान दो, यूरोप महाद्वीप में, समझे, ये कौन सा पद्धति था? मतलब वो अलग परंपरा था, समझे। उसके जगह पे कौन पद्धति अपनाया गया? खांचा पद्धति। कौन पद्धति अपनाया? खांचा पद्धति, यानी नाव को बनाओ खांचा बना करके, ठीक है।
जिससे बड़े एवं मजबूत जहाज बनाए जाने लगे। दूरबीन का आविष्कार भी हो चुका था, जो सामुद्रिक अभियानों में काफ़ी सहायक था। अब मानचित्र में काफ़ी सुधार हो चुका था। इस संदर्भ में एस्ट्रोलोब अक्षांश जानने का उपकरण, यानी अक्षांश जानने का जो उपकरण है उसे क्या कहा गया? एस्ट्रोलोब भी महत्वपूर्ण। पुर्तगालियों ने एक नई किस्म के हल्के और तेज चाल से चलने वाले जहाज जिसका नाम था कैरावल, क्या नाम था? कैरावल बनाए। इस नए उपकरणों एवं साहस के बल पर यूरोपीय नाविकों ने अटलांटिक और भूमध्य सागर में अपने जहाज उतारे। इसी क्रम में 1488 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारी, इसका नाम था बार्थोलोमियो डियाज बार्थोलोमियो, अफ्रीका के पश्चिमी तट पर होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणम बिंदु उत्तमाशा अंतरीप, जिसे कहा गया है कैप ऑफ गुड होप तक पहुंचा। अब यह ध्यान वाली बात है कि यहाँ पे ये जो है 1488 में इसको कैप ऑफ गुड होप पहुंचा। आप देखिए यहाँ पे 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई। आगे 1498 ईस्वी में पुर्तगाल का एक नाविक, साहसी नाविक वास्को डी गामा उत्तमाशा अंतरीप होते हुए भारत के मालाबार तट, जैसे केरल के कालीकट तक पहुंच गया, जहां स्थानीय शासक जमोरीन द्वारा उसका स्वागत किया गया। किसके द्वारा किया गया? जमोरीन जो था उसका स्वागत किया। वो कौन पहुंचा था? वास्को डी गामा। कौन पहुंचा था? वास्को डी गामा। ज्ञातव्य है कि वास्को डी गामा की सफलता के पीछे कुछ नवीन संसाधनों का भी योगदान था। भारत के व्यापारी अब्दुल मजीद की भेंट वास्को डी गामा से दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। कहाँ हुई थी? दक्षिण अफ्रीका में। तथा इसी के सहयोग से उसे भारत आने का सीधा मार्ग मिल गया। भाई कैसे आना है आपको भारत, हम बताएंगे, समझे? वो दक्षिण अफ्रीका में मिलकर बता दिए थे। इससे यूरोपियनों के साहस में वृद्धि हुई। वास्को डी गामा द्वारा भारत से लाए गए वस्तुओं को 26 गुना मुनाफे पर यूरोप बाजारों में बेचा गया। अब देखिए, अगर आप नोट्स बुक पढ़ रहे हैं तो वहाँ कितना लिखा गया था? 60 गुना, है ना? बोले थे ना? लेकिन यहाँ कितना गुना कहा है? 26। तो इसी का माइन होगा। अगर आप एग्जाम की भी तैयारी करें तो जो लिखा हुआ उसी का माइन होगा, लेकिन 60 गुना कहीं 40 गुना। आप जो किताब टारगेट वाला देखे हैं उसमें लिखा है 40 गुना। एक किताब है अभी इसका क्या बोलते हैं जी, वो पब्लिकेशन का है, अरिहंत का शायद, उसमें 60 गुना लिखा है, लेकिन यहाँ क्या लिखा गया है? 26 गुना। तो 26 गुना को ही हमें मानता चाहिए क्योंकि ये सरकारी किताब है, ठीक है? इसी का माइन होगा। तो यहाँ पे देखिए, वास्को डी गामा द्वारा भारत में लाई गई वस्तुओं को 26 गुना मुनाफे पर यूरोपीय बाजारों में बेचा गया। अमेरिका अर्थात नई दुनिया की खोज यूरोपियनों की एक नई उपलब्धि थी, जिसे 1492 ईस्वी में कोलंबस ने प्राप्त किया था। कब प्राप्त किया था कोलंबस ने? 1492 में इसको प्राप्त कर लिया था। यद्यपि कोलंबस ने अमेरिका को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझा और यहाँ के निवासियों को रेड इंडियन कहा। कोलंबस जो है ना, वो चले थे भारत खोजने के लिए। कहाँ गए थे? लेकिन उसको सही दिशा मिलवे नहीं किया। बोले ना कि जब तक वो नहीं था ना मैप, वो सब चीज़ नहीं था, बौखला जाता है इंसान समुद्र में। वो इसी समुद्र में बौखला गया, हेरा गया वो। और उसको आना था एकदम घूम करके पश्चिम से वो दक्षिण करता और उसके बाद पूरब में आता, सीधे पश्चिम में चला गया। कहाँ चला गया? ये यहाँ से निकला कोलंबस और सीधे इधर चला गया। इसको घूम के इधर रास्ते पता नहीं था। और इसको जो है अब्दुल मजीद बता दिया था कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में, कि आप आइएगा पहले कैप ऑफ गुड होप तक वो बार्थोलोमियो आया हुआ है। आप यहाँ तक आइए और उससे आगे जो बस यही दिशा पकड़िएगा, आप मेरे देश में भारत में एंट्री कर जाइएगा। बात समझिए, किसने बताया था? अब्दुल मजीद ने बताया था। और ये कोलंबस जो वहाँ पहुँच गया अमेरिका, और कब? 1492 को, है ना? मतलब कोलंबस पहले पहुँचा था, बाद में ये पुर्तगाल के गए वास्को डी गामा, समझे? 6 साल के बाद। लेकिन वो जो है समझा कि लगता यही भारत है, यही हम व्यापार करेंगे। और यहाँ के लोग कहा कि रेड इंडियन कुंजी कहा रेड इंडियन। बाद में पता चला वो ये तो भारत नहीं है, ये तो भारतीय उपमहाद्वीप नहीं, एशिया नहीं, ये तो अमेरिका है जी। तब क्या करेगा? हटाओ भाई, कहीं बिजनेस में करना है, तो बिजनेस में लग गया। ठीक है, आगे देखो। बाद में स्पेन के नाविक
अमेरिगो वेस्पुची ने नई दुनिया को विस्तार से ढूंढा। मतलब कोलंबस को जाने के बाद कुछ दिन के बाद जो है 2-4 साल के बाद 1502 ईस्वी में मेरे ख्याल से, ठीक है, कोलंबस, उसका नाम था अमेरिगो वेस्पुची, ने उसको अच्छी तरह से ढूंढा। अमेरिगो वेस्पुची के नाम से उसका देश का नाम पड़ गया अमेरिका। बुझ में आ गया? आज अमेरिका जो हम लोग जान रहे हैं, अमेरिगो वेस्पुची जो अच्छी तरह जो ढूंढा, उसके नाम पे पहले जो पहले गया उसका तो नाम उसी का होगा पहले, है ना, तो उसका भी नाम हो गया, जो बाद में गया उसका भी नाम हो गया। अभी हम लोग किस नाम से जानते हैं? अमेरिका ही ना बोलते हैं। ढूंढा और इसे एक महाद्वीप बताया। क्या बताया? महाद्वीप। महाद्वीप इसलिए बताया कि चारों तरफ क्या है? समुद्र है, ठीक है। इसी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम अमेरिका पड़ा। देखो आ गया ना किताब में। 1519 ईस्वी में मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर जहाज से लगाया। मैगलन नाम का एक आदमी था, वो देख कहीं न कहीं एक आदमी निकल जाता है मिजाजी वाला, कहा रुको आज हम दुनिया को खोजते हैं, कहाँ तक दुनिया है। वो पकड़ा, जहाज पकड़ा, समझे मैगलन, आप पूरा घूमते घूमते पूरा दुनिया चक्कर लगा लिया। वो घूम के जहां से गया था वहीं पे वापस आ गया। तब कहा कि नहीं, लगता है दुनिया गोल है। देखो आगे पढ़ते हैं। और यह धारणा पुष्ट हो गई कि सभी समुद्र एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं। अभी हम बताएं ना कि सभी समुद्र एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं। आगे कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की भी खोज की। अब ऑस्ट्रेलिया खोज किसने किया था? कैप्टन कुक ने। साथ साथ न्यूजीलैंड के द्वीपों का भी पता लगाया गया। सर जॉन और सेबास्टिन कैबोट ने, किसने? सर जॉन और सेबास्टिन कैबोट ने न्यूफाउंडलैंड के द्वीपों का पता लगाया। अब आपसे पूछेंगे न्यूफाउंडलैंड द्वीप का पता किसने लगाया था, तो क्या कहिएगा? सर जॉन सेबास्टिन कैबोट ने न्यूफाउंडलैंड द्वीप का पता लगाया था। भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहित देने के विभिन्न यूरोपीय देशों के शासकों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर, कहाँ के राजकुमार थे? हेनरी द नेविगेटर। आपसे एग्जाम में आएगा, हेनरी द नेविगेटर कहाँ के थे राजकुमार, तो क्या कहोगे? पुर्तगाल के थे। कहाँ के थे? हाँ, हेनरी द नेविगेटर। तथा स्पेन की महारानी इसाबेला प्रमुख थी। स्पेन की जो महारानी थी इसाबेला, वो कही कि ठीक है आप खोजिए, जो खर्च लगेगा हम लोग कुछ है ना, कुछ मुआवजा देंगे आपको, और अगर फायदा हुआ तो आपको इनाम भी देंगे। ये दोनों जो है अपने जगह पे कायम रहा। इस प्रकार 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक लगभग समस्त दुनिया यानी पूरी दुनिया की जानकारी यूरोप को हो चुकी थी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, नई दुनिया, अमेरिका महाद्वीप को यूरोपियों द्वारा नई दुनिया कहा गया। क्या कहा गया? नई दुनिया, क्योंकि कोलंबस की यात्रा से पहले इसकी कोई जानकारी नहीं थी। यही कोलंबस है। और ये जो है ये वास्को डिगामा है। अब यहाँ देखते हैं भौगोलिक खोजों के परिणाम, मतलब भौगोलिक खोजने से क्या इसका रिजल्ट क्या निकला। अब हम रिजल्ट को जानते हैं। भौगोलिक खोजों के परिणाम काफ़ी दूरगामी और महत्वपूर्ण साबित हुए। इस घटना ने पहली बार लोगों को संसार के एक वृहत भूखंड से परिचित कराया और विश्व के देश एक दूसरे के संपर्क में आए। एशिया और यूरोप की विभिन्न सभ्यताओं का जो पहले से विलय थी, पहले से गायब थी, है ना, परस्पर संपर्क स्थापित हुआ। नए देशों की खोजों के द्वारा न केवल नए उपनिवेशों के साथ व्यापार करने को प्रोत्साहन मिला, वरन उन्होंने वहां अपनी सभ्यता, संस्कृति, धर्म एवं साहित्य का प्रचार प्रसार करने का भी प्रयास किया। परंतु इसका नकारात्मक प्रभाव यूरोपीय उपनिवेशवाद के रूप में उभरकर सामने आया। अपनी विकसित एवं भौतिक आवश्यकताओं के निमित्त उन्होंने उन देशों का शोषण किया जो यूरोपीय देशों के उपनिवेश थे। भौगोलिक खोजों के परिणाम निम्न रूपेण स्पष्ट किए जा सकते थे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इससे फायदा भी हुआ तो इससे कुछ नुकसान भी हुआ, लेकिन अधिकतर फायदे हुए। क्यों हुए फायदे? कि नई नई जगह ढूंढा गया और वहाँ जा कब्जा कर करके वहाँ अपना एक तो छोटा सा उपनिवेश, यानी छोटा सा, जैसे हम लोग घर बोलते हैं, घर के अलावा जो होता है ना, मतलब उर्फी घर, जिसे हम लोग डेरा बोलते हैं गाँव बोली में, तो वो स्थापित किए। स्थापित करने के बाद वहाँ से अपना काम धाम चलाने में आसानी उसको हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव। नए देशों की खोज
एवं नए व्यापारिक संपर्कों ने यूरोपीय व्यापार वाणिज्य के क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। उपनिवेशों के आर्थिक शोषण से यूरोपीय देश समृद्ध होने लगे। इस प्रगति ने यूरोपीय व्यापार को चारमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। फलस्वरूप मुद्रा व्यवस्था का विकास हुआ, हुंडी, ऋण पत्र आदि व्यापारिक साख का विकास हुआ। किसका हुआ था? हुंडी का और ऋण पत्र का। किसका हुआ था? और ऋण पत्र का। व्यापार अपने स्थानीय स्वरूप से विकसित होकर वैश्विक रूप लेने लगा। मतलब व्यापार जो था, जो आजू बाजू में जो था ना, कि हमने बोले कि सामान खत्म हो जाए, मतलब नज़दीक के सामान बेचने के बाद आगे पता ही नहीं था, लेकिन इसका फायदा हुआ कि आप दूर तक सामान उसका जाने लगा। जैसे कल बताए थे ना केसर के बारे में, केसर अपना जम्मू कश्मीर में जो होता है दूर तक जाता है, इसलिए उसका डिमांड भी उसका है, समझे। नए देशों की खोज के पूर्व व्यापार मुक्त रूप से भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर तक ही सीमित था। मतलब बोले ना कि पहले पता नहीं था, बस भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आप नक्शा में देखिएगा तो भूमध्य सागर वो बीच में आ जाता है और बाल्टिक सागर बगल में वो आ जाता है, ठीक है। परंतु अब इसका स्थान अटलांटिक, हिंद, प्रशांत महासागर ने ले लिया, ठीक है। फलतः पेरिस, लंदन, एम्स्टर्डम, एंटवर्प आदि शहर विश्वव्यापी व्यापार के प्रमुख केंद्र बन गए। जब ये इसका मतलब स्थानांतरण दूर तक होना शुरू हो गया तो नए नए शहर जो है इसके, है ना, इसमें आ गए। फलतः यूरोपीय व्यापार पर इटली का अधिकार होता, मतलब अधिकार जाता रहा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे पेरिस, लंदन, एम्स्टर्डम जो ये सब हो गया और यूरोपीय व्यापार पर इटली का अधिकार जाता रहा। इसके बदले स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, इंग्लैंड तथा फ्रांस का प्रभाव बढ़ गया। कालांतर में अपने विशाल साम्राज्य को संभालने में स्पेन और पुर्तगाल इतने निमग्न हो गए कि उन्होंने अपना साम्राज्य ही खो दिया। कहा गया है कि जितना मतलब मुट्ठी में आवे उतना ही हाथ में, है ना, रखना चाहिए मुट्ठी में, नहीं तो क्या होता है जो है हाथ से वो भी गिर जाता है। तो यही हाल इस सब का देश का हुआ। यूरोपीय देशों द्वारा खोजे गए नए देशों से आयातित बहुमूल्य धातुओं, विशेषकर अमेरिका से आयातित सोना चांदी ने अर्थव्यवस्था के स्वरूप को ही बदल दिया। फलतः 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था चांदी पर निर्भर रही। किस पर निर्भर रही? चांदी पर। मतलब 80 साल तक, आपसे एग्जाम में भी आता है यूरोपीय अर्थव्यवस्था क्या चीज पर निर्भर रही, तो क्या बोलोगे? चांदी पर। कितने साल तक रही? 80 सालों तक रही। ये सोना चांदी कहाँ से लाया था? ज्यादातर के अमेरिका से। कहाँ से लाया था? अमेरिका। इससे मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो गई। बदले हुए आर्थिक स्वरूप में व्यापार की प्रधानता बनी और वर्ग संबंधों में परिवर्तन आने लगा। इस फलस्वरूप समाज के सामंती वर्ग के बदले में व्यापारी वर्ग का प्रभाव बढ़ा। अब यहाँ देखते हैं औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास। भौगोलिक खोजों के उपरांत उपनिवेशों की स्थापना के रूप में साम्राज्यवाद का विकास जारी रहा और यूरोपीय राष्ट्रों में तीव्र प्रतिस्पर्धा भी चलती रही। इसके फलस्वरूप व्यापार के माध्यम से स्वरूप में भी परिवर्तन आए। व्यक्तियों की जगह अब संगठित व्यापारी कंपनियों ने व्यापार का संचालन आरंभ कर दिया। इसी उद्देश्य से विशेषाधिकार तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त करने के लिए कंपनियां प्रयत्नशील हुई। इंग्लैंड, हॉलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, फ्रांस आदि देशों में ऐसी कंपनियां स्थापित हुई। इनमें से कुछ कंपनियां व्यापारियों के द्वारा प्रायोजित थे और कुछ राज्य द्वारा। आगे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा अन्य द्वीप समूह में उपनिवेश एवं बस्तियां बसाई गईं तथा प्रारंभ में पुर्तगाल और स्पेन उपनिवेश स्थापित करने में अग्रणी रहे, परंतु 16वीं सदी के अंत तथा 17वीं सदी के प्रारंभ में फ्रांस भी शामिल हो गया। अब देखिए, जब ये किसी का कारोबार बढ़ता है तो वो सोचता है कि और भी इसको बढ़ाएं, है कि नहीं? सोचता है कि जहाँ तक हो सके उसको हम इसको बढ़ाएं और बढ़ाने की कोशिश करें। शुरुआत में देश में पुर्तगाली सब आया खूब, समझे, लेकिन बाद में उसका जगह इंग्लैंड वाले ले लिए, क्योंकि किसी को कमजोर करके ही कोई आगे बढ़ाए, मतलब बढ़ता भी है। अब बिजनेस का उसूल है कि एक कमजोरी दूसरे का क्या है? फायदा। तो यहाँ भी यही हाल हुआ। आगे देखिए,
वाणिज्यवाद का विकास, नए देशों की खोज तथा व्यापार के वैश्विक विस्तार के फलस्वरूप आधुनिक पूंजीवाद का जन्म हुआ। इस आर्थिक व्यवस्था में बुलियन की महत्ता बढ़ी। किसकी महत्ता बढ़ी? बुलियन की। सोने की महत्ता ने यूरोपीय देशों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने एवं चांदी की लूट हुई। साथ साथ इसका भंडारण भी किया जाने लगा। इस भंडारण के प्राप्ति में स्पेन सबसे आगे था। यानी सोने के भंडार करने में, सोने को इकट्ठा करने में खास तौर से स्पेन देश जो था सबसे आगे बढ़ गया। लेकिन देखे ना लास्ट में क्या हुआ, ज्यादा आगे बढ़ने के चक्कर में खो गया सबको। ठीक है, यहाँ देखते नंबर 4 में ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रसार। यानी ईसाई धर्म कैसे फैला? जैसा कि पूर्व में उल्लिखित है कि भौगोलिक खोजों ने यूरोपीय देशों की सभ्यता, संस्कृति, धर्म और साहित्य का प्रचार प्रसार किया। धर्म युद्धों की असफलता के कारण ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार जो धीमा पड़ गया था, नए भौगोलिक खोजों ने इसमें प्राण डाल दिए। ईसाई धर्म प्रचारों ने अफ्रीका, एशिया तथा अमेरिका के दुर्गम स्थलों में जाकर अपना धर्म प्रचार किया। मतलब जब ये धीमा हो गया था, लाज होने बीच में हो गया था, किसे? जेरूसलम से, ठीक है, कारण किसके? तो ईसाई धर्म आगे तक के जो है वो प्रचार प्रसार नहीं कर पाए थे। लेकिन ये भौगोलिक खोज जो हो गया, इस दोनों काम किए वो। एक तो व्यापार किए, दूसरा अपने मजहब को, है ना, मतलब मजहब के बारे में बता करके लोगों को अपने मजहब की तरफ ध्यान आकर्षित कर रहे थे। परंतु इसका नकारात्मक प्रभाव यह पड़ा है कि इस क्षेत्र में धन का लालच देखकर जबरन धर्मांतरण और सांस्कृतिक अतिक्रमण किया गया और इसका विरोध भी हुआ। दूसरी तरफ धर्म के व्यापक प्रसार ने चर्च की प्रभुसत्ता को कम कर दिया। देखो, ज़्यादा कोई चीज़ का प्रचार नहीं होना चाहिए। ज़्यादा होने से क्या, उसकी अहमियत क्या है? कम जाती है। मतलब अपने आप को रूखा रूखा लगना शुरू हो जाता है। तो कहने मतलब है कि वो इसलिए प्रचार तो ठीक था, लेकिन लालच दे करके जो है, जब धर्म को मतलब या क्या बोलते हैं, बदला जा रहा था, तो ये काम उसको नहीं करना चाहिए था, जहाँ तक हो सके, है ना। और इसका विरोध भी हुआ। दूसरी तरफ धर्म का व्यापक प्रचार ने प्रभुता सत्ता को कम किया। भौगोलिक खोजों के कारण हुई ज्ञान में वृद्धि के तत्कालीन धर्म के विषय में कई प्रश्न उठ खड़े हुए। धर्म को भी तर्क की कसौटी पर कसा जाने लगा, जिसे धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि का निर्णय किया गया। दास व्यापार का विकास। अब यहाँ ध्यान देते हैं कि दास व्यापार का कैसे विकास हुआ। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप विकसित हुए व्यापार वाणिज्य में मानव श्रम की महत्ता ने दास व्यापार को प्रोत्साहित किया। किसको? क्या? दास व्यापार को। नए अन्वेषित क्षेत्रों को अमेरिका, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को पकड़कर उन्हें यूरोप के बाजारों में बेचा जाना शुरू हो गया। समझे? जो असल लोग थे, कहाँ के, जहाँ गए धन, मतलब जहाँ गए अपना घर बनाने के लिए, झोपड़ी बनाने के लिए, एक उपनिवेश बनाने के लिए। लेकिन क्या किया कि देखा कि रुक जो, ये लोग बहुत काम का आदमी है, इसको उठा कर कहाँ ले गया? अपना देश ले गया, है ना। उसको वहाँ जाकर बेच देता, पोला फोला ले जाता कि काम देंगे, समझे, और ले जाकर क्या करता? बेच देता। अब वहाँ से उसको आने नहीं देता। ठीक है। आरंभ में गुलामों का व्यापार व्यक्तिगत स्तर पर था, किंतु 16वीं शताब्दी के अंत में इससे बाकायदा व्यापार का रूप धारण कर लिया। शुरू में तो चल रहा था, लेकिन सोच धीरे धीरे होते होते जो है, कहे ना, लालच बढ़ता गया, जिससे फायदा हो। यानी कि इन्हें कि मर्द औरत को भी बेच दिया करता था, समझे। खास तौर से ज़्यादातर के मर्द जो काम करने वाले होते थे, उसको लोग ज़्यादा बेचा करते थे। ठीक है। इन गुलामों से जंगल को काटने, अब क्या कहता? गौर सुनो, कहता जंगल को काटिए आप, खेती करने, सड़क बनाने, जहाज़ों में ईंधन, है ना, झोंकने आदि कठिन कार्य करवाए जाते थे तथा इन पर अमानवीय बर्बर अत्याचार किए जाते थे। इस प्रकार भौगोलिक खोजों का यह नकारात्मक परिणाम था कि इसने तथाकथित सभ्य अविकसित लोगों द्वारा अविकसित, भोले भाले एवं कमजोर लोगों का शोषण किया। ठीक है। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए, भ्रांतियों का अंत और भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि। देखो, जो भ्रांत होता है ना, जैसे भ्रांत था ना, दुनिया खत्म हो जाएगा, है ना, लोग गिर जाएगा, इसका खत्म, और भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि होना शुरू हो गया। उसके बारे में देखो, भौगोलिक खोजों ने भौगोलिक ज्ञान के संदर्भ में व्याप्त भ्रांतियों को तोड़ने का कार्य किया। इससे चर्च द्वारा प्रसारित अवधारणाओं पर अंगुली उठने लगी। कालांतर में यह यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का कारण बना। नए गोलार्ध के आविष्कार से यूरोप की क्षुद्रता और दुनिया की महत्ता की अद्भुत जानकारी ने मनुष्य को नए नए आविष्कारों के रास्ते पर खड़ा कर दिया। इसका संदेश स्पेनिश सिक्के सामने और भी है।
स्पष्ट होता है। बढ़े हुए समुद्री गतिविधियों ने समुद्र यात्राओं में उपयोगी विभिन्न उपकरणों तथा नक्शे, कंपास, नक्षत्र प्रणाली आदि के विकसित होने का अवसर प्रदान किया। इससे संबंधित विद्वानों एवं पेशेवर वैज्ञानिकों के वर्ग का जन्म हुआ। कालांतर में इसी वर्ग ने पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अब यहाँ देखते हैं अन्य परिणाम। भौगोलिक खोजों से विभिन्न प्रकार के नवीन फसलों का अंतर महाद्वीपीय आदान प्रदान हुआ। मतलब भौगोलिक ज्ञान से एक भी फायदा हुआ, जैसे हम सब कहीं जाते हैं तो कोई अच्छा सी वस्तु लेके जाते हैं ना कहीं देने के लिए, जहाँ वहाँ नहीं होता, कम होता है, हाँ, या वहाँ की चीज़ यहाँ लाते हैं ना जी। तो उसी तरह अन्य चीज़ को देखो, जैसे यूरोप में कहवा, यूरोप में क्या होता था, कहवा, चाय, गौर सुनो, यूरोप में कहवा, चाय, गन्ना, मक्का, आलू, तंबाकू, नील आदि नवीन वस्तुओं का प्रवेश हुआ। मतलब यूरोप में चाय नहीं था पहले, यानी कहवा नहीं था, तो कहवा आ गया, कॉफ़ी, चाय भी चला गया यूरोप में, ऊख जो है ईख, गन्ना, वो यूरोप में लोग नहीं जानता था, यूरोप में चला गया। आलू के लोग नहीं जानता था, आलू भी चला गया। खैनी क्या होता है, खैनी गुटखा, खैनी जो है तंबाकू, वो नहीं जानता, उसको नील जो खेती होता है, इस सब के बारे में वो प्रवेश हुआ। यूरोप के मध्यम से चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, आलू का भारत जैसे देशों में आगमन हुआ। और यूरोप के माध्यम से कहाँ हुआ, भारत में आया। आलू भी बाहर से ही आया है, समझे, ठीक है ना, कॉफ़ी भी बाहर से आया है। अब चाय जैसे चीन से है, ठीक है ना, लेकिन वो जरिया बना कौन, यूरोप बना। आगे देखिए, भारतीय फसल आम, गन्ना आदि दूसरे क्षेत्र में है ना गए। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भौगोलिक खोजों ने विश्व की एक नई रूपरेखा सामने लाई, विचारों में परिवर्तन आए और वैज्ञानिक विचारों को मान्यताएं मिली। धार्मिक अंधविश्वास टूटने लगे। दूसरी तरफ नए क्षेत्रों के अन्वेषणों तथा नवीन मार्गों की खोज के फलस्वरूप पूंजीवाद, वाणिज्य और साम्राज्यवाद का विकास हुआ। इससे दुनिया का यूरोपीकरण का है क्या बोलते हैं यहाँ पे, यूरोपीकरण कर दिया गया। अब यहाँ देखिए अन्य विवरण देखिए, यूरोप विशेषकर इटली में नए नगरों का उद्भव हुआ। खासकर कहाँ हुआ, नहीं, हाँ, इटली में हुआ। भूमध्य सागर के महत्व में वृद्धि, पूंजीवाद, वाणिज्यवाद और साम्राज्यवाद का विकास, नौसैनिक क्रियाओं में वृद्धि हुई। चलिए ठीक है।